वेलकम टू स्टडी विद श्री। आज हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे यूपी पीसीएस 2021 का। ये टेस्ट नंबर 1 होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों से संबंधित निर्वाचन की व्यवस्था किस सन में की गई? फर्स्ट ऑप्शन है 1909 में, सेकेंड ऑप्शन है 1910 में, थर्ड ऑप्शन है 1919 में एंड फोर्थ ऑप्शन है 1935 में। तो मुसलमानों से संबंधित जो निर्वाचन की व्यवस्था थी वो किस सन में की गई? तो ये की गई आपकी 1909 ईस्वी में। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए, ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसमें क्या हुआ कि मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। देखिए, ये अंग्रेजों ने क्या किया, ये फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, और इसी को जो 1909 भारतीय परिषद अधिनियम है, इसे जो है कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, उस टाइम पे मार्ले कौन थे? तो ये भारत के सचिव थे, और मिंटो ये जो है कि वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी के युद्ध से क्लाइव को क्या मिला? फर्स्ट ऑप्शन है क्लाइव बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ, सेकंड ऑप्शन है क्लाइव को बंगाल की सत्ता हासिल हुई, थर्ड ऑप्शन है क्लाइव नवाब का सलाहकार बना एंड फोर्थ ऑप्शन है क्लाइव अंग्रेजी सेना का प्रधान नियुक्त हुआ। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था उससे क्लाइव को क्या मिला? तो ये मिला, क्लाइव बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, ये जो है कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 23 जून 1757 को, और ये जो है कि बंगाल में भागीरथी नदी के तट पे लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनल अवार्ड के बाद किस समझौते के तहत गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ा? फर्स्ट ऑप्शन है शिमला समझौता, सेकंड ऑप्शन है पूना पैक्ट एंड थर्ड ऑप्शन है लखनऊ समझौता एंड फोर्थ ऑप्शन है ताशकंद समझौता। तो देखिए, ये कम्युनल अवार्ड के बाद जो है कि किस समझौते के तहत जो है कि गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ा? तो ये जो है कि पूना पैक्ट के बाद, ये जो है कि सेकंड ऑप्शन सही है। देखिए, पूना पैक्ट या पूना समझौता ये जो है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। कहाँ पे? ये पुणे के यरवड़ा सेंट्रल जेल में। कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 24 सितंबर 1932 को। देखिए, कम्युनल अवार्ड की घोषणा में क्या था? इसमें यह था कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। ये बात जो है कि गांधी जी को सुना, तो उस समय जो है कि ये यरवड़ा जेल पुणे में थे, और वहीं पे इसका विरोध करते हुए उन्होंने 20 सितंबर को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, जब ये समझौता हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर जी के जो है कि कम्युनल अवार्ड में जो पृथक निर्वाचन अधिकार को छोड़ दिया। ठीक है, जब ये पूना पैक्ट हुआ तो अंबेडकर जी को छोड़ना पड़ा जो कि पृथक निर्वाचन का अधिकार, और संयुक्त निर्वाचन जो कि आजकल के मतलब डेट में जो चल रहा है वो पद्धति स्वीकार करना पड़ा। प्रांतीय तथा केंद्रीय विधान में दलितों वर्गों की सुरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। देखिए, इसमें जो है कि दलित वर्गों की संख्या भी बढ़ा दी गई, लेकिन ये जो है कि पृथक निर्वाचन का जो अधिकार था इसको इन्होंने छोड़ दिया। तब जाकर के महात्मा गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीर कासिम ने अंग्रेजों के मतभेद का मुख्य कारण क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है धार्मिक कारण था, सेकंड ऑप्शन है सीमा विस्तार, थर्ड ऑप्शन है व्यापार कर एंड फोर्थ ऑप्शन है सेना में कटौती। तो मीर कासिम से अंग्रेजों के मतभेद का मुख्य कारण क्या था? तो ये था आपका व्यापार कर। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के युद्ध 1764 में कौन कौन मित्र थे? फर्स्ट ऑप्शन है निजाम, मैसूर का शासक और अवध का नवाब, सेकंड ऑप्शन है पेशवा, निजाम, मुगल सम्राट और बंगाल का नवाब, थर्ड ऑप्शन है अवध का नवाब, मुगल सम्राट और बंगाल का नवाब, फोर्थ ऑप्शन है निजाम, बंगाल का नवाब और अवध का नवाब। तो जो बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, तो इसमें कौन कौन मित्र थे? तो देखिए, इसमें जो है ना कि ये अवध का नवाब, मुगल सम्राट और बंगाल का नवाब, ये जो है कि तीनों मित्र थे। देखिए, अवध का नवाब कौन था? ये था शुजा-उद-दौला। मुगल सम्राट ये कौन था? शाह आलम द्वितीय था, और बंगाल का नवाब जो है कि कौन था? ये मीर कासिम था। देखिए, ये तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। ठीक है, और जीत हुई किसकी? तो ये अंग्रेजों की जीत हुई। इसके बाद जो है कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एवं बांग्लादेश का दीवानी और जो राजस्व अधिकार था वो जो है कि कंपनी के हाथ में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फर्रुखसियार के फरमान के द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या अधिकार दिए गए? फर्स्ट ऑप्शन है सेना गठन करने का, सेकंड ऑप्शन है राजस्व संग्रह करने का, थर्ड ऑप्शन है किले बनाने का, एंड फोर्थ ऑप्शन है निःशुल्क व्यापार करने का। तो जो कि फर्रुखसियार के फरमान के द्वारा जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या अधिकार दिए गए? तो ये दिए गए आपका निःशुल्क व्यापार करने का। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूना पैक्ट किसके साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित था? अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा ऊपर। फर्स्ट ऑप्शन है लीग राजनेताओं के साथ, सेकेंड ऑप्शन है कांग्रेस के गर्मपंथियों नेताओं के साथ, थर्ड ऑप्शन है एंग्लो इंडियन प्रेस के साथ, एंड फोर्थ ऑप्शन है पिछड़े वर्गों के साथ। तो जो ये पूना पैक्ट था ये किसके साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित था? तो ये था पिछड़े वर्गों के साथ। ये फोर्थ ऑप्शन सही है, क्योंकि पूना पैक्ट जो है कि अभी पढ़े हम लोग कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजगोपालचारी फार्मूला किससे संबंधित था? फर्स्ट ऑप्शन है पाकिस्तान की मांग, सेकेंड ऑप्शन है सेना का भारतीयकरण, थर्ड ऑप्शन है भारतीय राज्यों में कुशासन, एंड फोर्थ ऑप्शन है कांग्रेस संगठन में सुधार। तो ये राजगोपालचारी फार्मूला जो है कि किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था आपका पाकिस्तान के मांग से। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए 1944 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए ये जो है कि कांग्रेस के नेता राजगोपालचारी जी ने व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास के तहत एक फार्मूला दिया। उसमें जो है कि बहुत सी बातें बताई गई थी, उसे ही राजगोपालचारी फार्मूला कहा गया और ये पाकिस्तान के मांग से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण, बारदौली तथा खेड़ा किस लिए विख्यात हुए? फर्स्ट ऑप्शन है औद्योगिक हड़ताल के लिए, सेकेंड ऑप्शन है संत्रासवादी कार्य के लिए, थर्ड ऑप्शन है सांप्रदायिक दंगे के लिए, एंड फोर्थ ऑप्शन है किसान विद्रोह के लिए। तो देखिए ये चंपारण, बारदौली तथा खेड़ा ये किसके लिए विख्यात हुए? तो ये किसान विद्रोह के लिए विख्यात हुए। देखिए चंपारण ये जो है कि आपका 1917 ईस्वी में तिनकठिया प्रथा के विरोध में किसानों ने गांधी जी के नेतृत्व में विरोध किया था। यह गांधी जी के द्वारा जो भी किया गया आंदोलन, ये सत्याग्रह मतलब जो सत्याग्रह का आंदोलन था ये पहला प्रयोग था। खेड़ा में फसल खराब होने पर जो है कि इन्होंने किसानों के राजस्व माफ़ी के लिए आंदोलन किया था। 22 मार्च 1918 गांधी जी भी इसमें शामिल हो गए थे। बारदौली में ये जो है कि बारदौली में किसानों ने वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन किया था और इसी आंदोलन में बारदौली की महिलाएं वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है वर्ष 1985 में, सेकेंड ऑप्शन है वर्ष 1990 में, थर्ड ऑप्शन है वर्ष 1995 में, एंड फोर्थ ऑप्शन है वर्ष 1997 में। तो जो ये मिड डे मील है ये कार्यक्रम जो है कि कब आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1995 में। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए 15 अगस्त जो है कि 1995 को जो है कि ये प्रारंभ किया गया था और ये केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1950 में, सेकेंड ऑप्शन है 1960 में, थर्ड ऑप्शन है 1970 में, एंड फोर्थ ऑप्शन है 1980 में। तो जो देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना जो है कि कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1960 में। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है कि 17 नवंबर 1960 को जो है कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में हुआ था और ये कहाँ पे? ये पंतनगर में। आज के डेट में ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और ये पहले जो है कि उत्तर प्रदेश में था और बाद में जो है कि इसका नाम जो है कि गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। चलिए उत्तराखंड जो है कि उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ ये जो है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन है गेहूँ, सेकेंड ऑप्शन है चना, थर्ड ऑप्शन है जौ, एंड फोर्थ ऑप्शन है धान। तो ये जो है कि नील हरित शैवाल मुख्यतः जो है कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, ये होता है आपका धान में। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है? फर्स्ट ऑप्शन है टमाटर के खेतों में सूक्ष्मांतरिक तत्वों के अनुप्रयोग से,
सेकेंड ऑप्शन है पादपों पर खनिज घोल छिड़कने पर। थर्ड ऑप्शन है पुष्पों पर हार्मोन्स छिड़कने से। एंड फोर्थ ऑप्शन है रेडियो एक्टिव तत्वों से युक्त उर्वरकों के अनुप्रयोग से। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है ना कि टमाटर में बीज रहित फल का उत्पादन संभव है, मतलब बिना बीज का टमाटर जो है कि कब संभव है, तो ये संभव है आपका पुष्पों पर हार्मोन्स छिड़कने पर। ये जो है कि थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उनमें कमी रहती है, मतलब किसकी कमी रहती है। फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम की, सेकेंड ऑप्शन है कैल्शियम की, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन की, एंड फोर्थ ऑप्शन है जल की। तो देखिए जो कीटभक्षी पौधे होते हैं ना, उसमें जिस मृदा में उगते हैं उसमें किसकी कमी रहती है, तो ये रहती है आपका नाइट्रोजन की कमी। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए कीटभक्षी पौधे कहाँ उगते हैं, जिस भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पे उगते हैं। और ये क्या करते हैं, इनको तो नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन मिल नहीं पाता है, तो पृथ्वी से तो ये अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, कीटों को पकड़कर उनका जो है कि भक्षक कर लेते हैं, मतलब उन्हीं से अपना खाते हैं उसको, और ये अपना नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में न्यूनतम यौन अनुपात जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है वह है। फर्स्ट ऑप्शन है चंडीगढ़, सेकेंड ऑप्शन है दादरा एवं नगर हवेली, थर्ड ऑप्शन है दमन एवं दीव, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में न्यूनतम यौन अनुपात जो है कि जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है वह है आपका कौन सा, तो ये दमन एवं दीव। थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए 2001 की जनगणना में 710 था और 2011 की जनगणना में 618 था दमन एवं दीव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कंचनजंगा, सेकेंड ऑप्शन है नंगा पर्वत, थर्ड ऑप्शन है एवरेस्ट पर्वत, एंड फोर्थ ऑप्शन है नामचा बर्फा। तो देखिए इसमें जो है कि सागर माथा के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका एवरेस्ट पर्वत को। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए सागर माथा ये जो है कि नेपाली शब्द है, और ये जो है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर। देखिए ये जो है कि तिब्बत में इसे जो है कि चोमोलंगमा कहा जाता है तिब्बत में, और चोमोलंगमा का मतलब ये होता है कि पर्वतों की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ज्वालामुखी पर्वतों में से कौन सा भूमध्य सागर का प्रकाश गृह माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्राम्बोली पर्वत, सेकेंड ऑप्शन है क्राकाटोआ पर्वत, थर्ड ऑप्शन है विसुवियस पर्वत, एंड फोर्थ ऑप्शन है किलिमंजारो पर्वत। तो जो है कि ज्वालामुखी पर्वतों में से कौन सा भूमध्य सागर का प्रकाश गृह माना जाता है, तो ये माना जाता है आपका स्ट्राम्बोली पर्वत। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए ये भूमध्य सागर में स्थित है और इस ज्वालामुखी पर्वत में से हमेशा प्रकाश गैस निकलती रहती है, और इसलिए यह ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या प्रकाश गृह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातीय संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है काकेशाइड प्रजाति से, सेकेंड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से, थर्ड ऑप्शन है मंगोलाइड प्रजाति से, एंड फोर्थ ऑप्शन है निग्रायड प्रजाति से। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातीय संबंधित है आपका निग्रायड प्रजाति से। ये बोल सकते हैं निग्रायड, या इसको बोल सकते हैं निग्रिटो, इस प्रजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल में मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। फर्स्ट ऑप्शन है एम.जी. टांसले ने, सेकेंड ऑप्शन है ई.पी. ओडम ने, थर्ड ऑप्शन है एच.एच. बैरोजे ने, फोर्थ ऑप्शन है ए.एच. स्ट्रालर ने। तो भूगोल में मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना का प्रतिपादन किया था किसने, तो ये किया था आपका एच.एच. बैरोज ने। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली तेल शोधन इकाई को किस राज्य के डिगबोई क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक 1901 ईस्वी में स्थापित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है असम में, सेकेंड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, थर्ड ऑप्शन है त्रिपुरा में, एंड फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में। तो ये जो है कि आपका किया गया था कहाँ पे, 1901 ईस्वी में स्थापित किया गया था कहाँ पे, तो ये असम में किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती है। फर्स्ट ऑप्शन है बांग्लादेश, सेकेंड ऑप्शन है पाकिस्तान, थर्ड ऑप्शन है श्रीलंका, एंड फोर्थ ऑप्शन है म्यांमार।
तो उत्तर पश्चिम की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती है, तो ये लगती है आपका पाकिस्तान से। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पाकिस्तान जो है कि भारत के किन किन प्रदेशों से सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंबल नदी किस राज्यों से प्रवाहित होती है? फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। एंड फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो ये चंबल नदी जो है किन राज्यों से प्रवाहित होती है, तो ये होती है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए चंबल नदी जो है ना कि मध्य प्रदेश के मऊ के निकट विंध्य पर्वत श्रेणी में जनपाव पहाड़ी से निकलती है और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए ये उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है सरकारिया आयोग, केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है। कोठारी आयोग जो है कि शैक्षिक सुधार से रिलेटेड है। थर्ड ऑप्शन है राजा चेलैया समिति, जनसंख्या नीति से रिलेटेड है। एंड फोर्थ ऑप्शन है नरसिम्हन समिति, बैंकिंग सुधार से रिलेटेड है। तो इसमें से देखिए गलत युग्म बताना है, तो ये है आपका, ये थर्ड ऑप्शन गलत है। राजा चेलैया समिति जो है कि का संबंध कर सुधार से है और स्वामीनाथन समिति का संबंध जो है कि जनसंख्या नीति से है। तो ये थर्ड ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी में शामिल अप्रत्यक्ष करों में कौन सा केंद्रीय कर नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है अतिरिक्त सीमा शुल्क। सेकेंड ऑप्शन है सेवा कर। थर्ड ऑप्शन है अतिरिक्त उत्पाद शुल्क। एंड फोर्थ ऑप्शन है मनोरंजन कर। तो जीएसटी में शामिल जो है कि अप्रत्यक्ष करों में कौन सा केंद्रीय कर नहीं है, तो ये है आपका फोर्थ ऑप्शन, मनोरंजन कर जो है कि शामिल नहीं है। ये जो है कि राज्य के करों में शामिल है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमारे कंट्री में जीएसटी को कब इम्प्लीमेंट किया गया, वो डेट बताइए और वो ईयर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलजिह्वा रोग किस पशुओं से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है घोड़ा, सेकेंड ऑप्शन है मुर्गी, थर्ड ऑप्शन है सुअर एंड फोर्थ ऑप्शन है गाय, भैंस व बकरी। तो नीलजिह्वा रोग जो है किन पशुओं से संबंधित है, तो देखिए ये संबंधित है आपका गाय, भैंस और बकरी से। ये फोर्थ ऑप्शन से। देखिए इसको ब्लू टंग भी कहा जाता है, इसके नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, तेज़ बुखार हो जाता है, लार ज़्यादा टपकाते हैं पशु, चेहरे और जीभ में सूजन हो जाता है और इसके कारण जो है कि जीभ नीली दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, सेकेंड ऑप्शन है कृष्ण यजुर्वेद, थर्ड ऑप्शन है शुक्ल यजुर्वेद एंड फोर्थ ऑप्शन है पंचविश ब्राह्मण। तो पुरुष मेध का जो है कि उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, तो ये हुआ है आपका शपथ ब्राह्मण। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए आज का ये क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और इसका आंसर जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो ये देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 32 में, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 48 में, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 40 में एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 78 में। तो इसका जो है कि आंसर जो है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।